हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे शोषण के विरुद्ध जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में। शोषण के विरुद्ध हमारा मौलिक अधिकार मित्रों, ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है और ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार में मित्रों विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से शुरू होता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, यानी कि हमारा जो संविधान है वो बताता है कि मानव का व्यापार और मानव के साथ दुर्व्यवहार जो है वो निषेध है, असंवैधानिक है और इस पर रोक लगा दी गई हमारे देश में। मित्रों, मानव व्यापार यानी किसी भी मनुष्य का व्यापार, यानी कि किसी को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, किसी भी चीज़ को चीज़ की तरह अगर मनुष्य का व्यापार होता है तो वो असंवैधानिक है। मानवीय भावनाओं को देखते हुए मित्रों, इस मानव व्यापार पर, इस शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसके अनुच्छेद 23 के अनुसार इस पर रोक लगाई गई। इसके साथ साथ मित्रों, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा और हाली प्रथा और बेगार, यानी कि मानव व्यापार और बेगार। मित्रों, बेगार का अर्थ क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति से इतना परिश्रम लिया जाना और परिश्रम लिए जाने के बाद उसका आर्थिक रूप से उसका बेगार, यानी कि आर्थिक रूप से उसका जो भी हिस्सा बनता है इस परिश्रम करने के बाद उसका मेहनताना बनता है वो ना देना अथवा कम देना मेहनताना परिश्रम के बदले में, वो क्या होता है मित्रों, बेगार होता है। बिना ही आर्थिक कोई भी उसको दिए बिना, आर्थिक उसकी सहायता किए बिना उससे परिश्रम लेना मित्रों, ये बेगार की श्रेणी में आता है और ये हमारे देश में बहुत सी पहले से चली आ रही प्रथा है। मित्रों, राजस्थान में इसी बेगार प्रथा को सागड़ी प्रथा कहा जाता है। इस सागड़ी प्रथा को मित्रों पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 23 के अनुसार। मित्रों, शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसका जो अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 मित्रों बाल श्रम को निषेध करता है। बाल श्रम यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मित्रों खतरनाक कल कारखानों में, उद्योगों में लगाना, ये निषेध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार। और मित्रों 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को पूर्ण रूप से बाल श्रम को निषेधित करके बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 10 अक्टूबर 2006 को। इसलिए की गई ताकि 6 से 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कल कारखानों में काम के लिए नहीं लगाया जाए। मित्रों, कल कारखानों में क्यों? मित्रों, हर काम जो भी 6 से 14 वर्ष की कम आयु से बच्चों से करवाया जाता है उसे हमारे संविधान द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है, निषेध किया गया है। गुरुपद स्वामी मित्रों एक व्यक्ति हुए, उनकी अनुशंसा से, उनके प्रयासों से मित्रों 1986 में बाल श्रम कानून बनाया गया, यानी कि छोटे बच्चों से श्रम ना करवाया जाए। और मित्रों अगर हम गौर से देखें तो 2014 का जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार, मित्रों नोबेल पुरस्कार जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मित्रों ये दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। 2014 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति का, वो संयुक्त रूप से मित्रों कैलाश सत्यार्थी, ये कैलाश सत्यार्थी जो थे मित्रों भारत से थे। कैलाश सत्यार्थी इनका नाम था, कैलाश सत्यार्थी। ये मित्रों हमारे इंडिया से संबंधित व्यक्ति थे और इन्होंने बाल श्रम को रोकने के लिए और बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करवाने के लिए अनेकों प्रयास किए। इसके साथ साथ मित्रों थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई। मित्रों ये मलाला यूसुफजाई जो थी, इन्होंने भी बाल श्रम को रोकने के लिए और बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किए। इसलिए इन्हें 2014 का जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई को संयुक्त रूप से दिया गया। मित्रों एक आपने नाम सुना होगा, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, ये बचपन बचाओ आंदोलन जो था मित्रों ये शुरू किया गया 1980 में और इसकी जो
प्रणेता थे वो कौन थे? कैलाश सत्यार्थी। तो इन्होंने मित्रों बचपन यानी कि बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए कई कार्य किए भारत में, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। मित्रों अब हमारा अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है मित्रों ये शुरू होता है अनुच्छेद 25 से, और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। बात करें मित्रों इसके पहले अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आत्मा से अपने किसी भी धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने की प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। मित्रों अनुच्छेद 25 जो है वो अपने आप में बहुत व्यापक है। इसमें हमारे देश के लोगों को धर्म से संबंधित बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे सिख धर्म में कृपाण रखना, ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 में लिखा गया है, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ऐसे ही और कई मामले मित्रों जो समय समय पर हमारे देश में होते रहे हैं। जैसे हम बात करें कि अनुच्छेद 25 में यह भी कहा गया है कि धार्मिक हिंदुओं के जो स्पष्ट रूप से कहा गया कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है जैसे मंदिर, वो समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले होंगे। उन पर आने जाने में हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल है उन पर सभी वर्गों को समान रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्रता होगी। मित्रों इस बात को आधार बनाकर हमारे देश में अभी वर्तमान में थोड़े दिन पहले एक आंदोलन हुआ। केरल में मित्रों एक मामला सामने आया, केरल का मंदिर शबरीमाला मंदिर। मित्रों इस शबरीमाला मंदिर में मित्रों क्या हुआ कि शुरू से ही इस शबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जो मंदिर में जो जाना था वो बंद था, लेकिन महिलाओं में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं रोष था और महिलाओं के आगमन को रोकने के लिए मंदिर के जो पुजारी थे वो हमेशा महिलाओं का विरोध करते रहते थे, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो मित्रों इसके विरोध में आंदोलन किया गया केरल में। और मित्रों अब इस शबरीमाला मंदिर में इस अनुच्छेद 25 के आधार पर कि धार्मिक स्थलों पर सभी वर्गों को समान रूप से आने जाने का अधिकार है, तो मित्रों इस अनुच्छेद 25 को आधार बनाकर अब शबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश भी शुरू हो गया है। संविधान यानी कि हमारा जो देश का सर्वोच्च न्यायालय था उसमें आदेश दिया कि यहाँ महिलाओं का जो प्रवेश है वो बंद नहीं हो सकता, उसको भी शुरू किया गया। इसके साथ साथ मित्रों धार्मिक कार्यों के जो अनुच्छेद 26 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अनुच्छेद 26 जो है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अपने धर्म से संबंधित जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक सम्मेलन है, धार्मिक कार्यों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। मित्रों अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धार्मिक ट्रस्ट, कोई भी व्यक्ति यदि धार्मिक ट्रस्ट कोई बनाता है या कोई भी जन कल्याण कार्य करता है तो या किसी धार्मिक व्यय पर चंदा देता है, धार्मिक व्यय करने के लिए क्या देता है, चंदा देता है, तो उस पर सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों अनुच्छेद जो 28 है वो कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी सरकारी जो शिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि हमारे जो देश के विद्यालय है मित्रों, वहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, हिंदू धर्म की या ईसाई धर्म की या मुस्लिम धर्म की। मित्रों वो बात एक अलग है कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए अलग से स्कूल खोले जाएंगे तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन राज्य द्वारा जो विद्यालय सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे उनमें किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये जो अनुच्छेद है वो 28 कहता है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों हमारा 5वां मौलिक अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। मित्रों शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो शिक्षा और संस्कृति का जो मौलिक अधिकार है वो क्या बताता है, तो मित्रों मूल रूप से शिक्षा और संस्कृति का जो मौलिक अधिकार है वो जुड़ा हुआ है अल्पसंख्यकों से। अब मित्रों बात आती है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है।
अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? तो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है मित्रों, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, उसके अनुसार देश का 50% देश की जनता में जिनका अनुपात, जिन लोगों का अनुपात 50% से कम है, 50% से कम है, जिन लोगों की संख्या हमारे देश की जनसंख्या में 50% से कम है, वो हमारे देश में अल्पसंख्यक है। चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे कोई और जाति है मित्रों। लेकिन गौर से देखा जाए कि तो हमारे देश में 80% हिंदू लोग रहते हैं, और इन 80% के अलावा जो और लोग हैं वो सभी क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो इन लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30 दोनों ही अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को कुछ संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और जो शैक्षिक संरक्षण है मित्रों, वो सरकार द्वारा प्रदान करे जाएंगे। सरकार जो है इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने में इनकी सहायता करेगी। किसकी? अल्पसंख्यक वर्ग। मित्रों, अनुच्छेद 30 बताता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है हमारे देश का, वो अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकेगा। इनके लिए अलग से अगर ये शिक्षण संस्थान स्थापना करना चाहता है अल्पसंख्यक वर्ग, तो अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकेगा और उनका प्रबंध व प्रशासन कर सकेगा। इसकी इनको छूट दी गई है संविधान द्वारा। तो मित्रों, इस तरह जो हमारे जो अनुच्छेद 29 और 30 है, वो हमारे देश में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अब मित्रों, हमारा जो मौलिक अधिकार 6 है, 6ठे नंबर का जो मौलिक अधिकार है, वो सबसे खास है हमारे लिए, और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार 5 जो हमें पहले 5 जो मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा हनन किया जाता है, तो हमें क्या प्रावधान करने हैं, हमारे संविधान में उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जो बात है हमें कौन बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका उल्लेख है मित्रों 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो मित्रों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये इतने खास है कि इनको संविधान का या संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। मौलिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, इसको जनतंत्र का पहरेदार भी कहा जाता है। किसको? अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस अनुच्छेद के द्वारा मित्रों न्यायपालिका जो है अपने आदेश व निर्देश द्वारा मूल अधिकारों को मनवाने व परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। सर्वोच्च न्यायालय को मित्रों इस मूल अधिकार 32 जो अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 जो है, उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को 5 लेख यानी कि 5 रिट, और रिट को मित्रों हिंदी में कहा जाता है 5 याचिकाएं। क्या कहा जाता है? याचिकाएं। रिट को क्या कहा जाता है? याचिका। और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। अब ये 5 याचिकाएं कौन कौन सी हैं मित्रों, इनके बारे में जानते हैं। तो पहली याचिका है बंदीशीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मित्रों ये हिंदी शब्द है, और इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन रूपांतरण है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। अब ये हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है मित्रों? तो ये लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस, और इसका अर्थ होता है शरीर सहित किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। तो मित्रों, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के जरिए सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वे अवैध गिरफ्तारी को रोक सकता है।
हमारा जो राज्य पुलिस है वो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता, और अवैध रूप से गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो मित्रों, ये पहली रेट है अनुच्छेद 32 से संबंधित, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब मित्रों, जो दूसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है उसका नाम है परमादेश। और मित्रों, इसको लैटिन में कहते हैं मैंडेमस। क्या कहते हैं? मैंडेमस यानी कि अगर हिंदी में मैंडेमस का अर्थ हम जाने, शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके नीचे के जो न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, उच्च अधिकारी जो हैं वो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आदेश देते हैं कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है वो सही तरह से करे। तो इसको क्या कहेंगे मित्रों? मैंडेमस कहेंगे, हम परमादेश कहेंगे। लेकिन मित्रों, ये जो रिट है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये इसमें एक अपवाद है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा ये परमादेश जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद मित्रों, तीसरी जो रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मित्रों लैटिन रूपांतरण है प्रोहिबिशन। यानी कि किसी कार्य की मनाही यानी मना करना। उच्चतम न्यायालय द्वारा जब यह सूचना जारी की जाती है अधीनस्थ न्यायालय को कि ये जो मामला है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और वो इस पर सुनवाई बंद कर दे, तो मित्रों ये जो बात है वो किसके अंतर्गत आती है? प्रोहिबिशन के अंतर्गत आती है, प्रतिषेध के अंतर्गत आती है। ये जो रिट है उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य ना करे। उसके बाद मित्रों, चौथी जो रिट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी कि जानकारी प्राप्त करना, सरटरी। इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सरटरी यानी कि अपने अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा और अधिक किसी मामले में और अधिक जानकारी प्राप्त करना सरटरी के अंतर्गत आता है, उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है। पांचवी जो रिट है मित्रों वो जारी की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत, उसका नाम है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसको मित्रों लैटिन भाषा में कहते हैं को वारंटो। क्या कहते हैं? को वारंटो यानी कि किस अधिकार से या तुम्हें क्या हक है। उच्च अधिकारी जब अपनी पावर का गलत उपयोग करते हैं, संवैधानिक स्थिति में रहकर अपना उपयोग नहीं करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए उस पद के लायक नहीं होता है मित्रों, कभी जब हमें सरकारी जॉब मिलती है तो उसकी योग्यता निर्धारित होती है और कोई व्यक्ति इस योग्यता के बिना ही किसी संवैधानिक पद पर बैठा है और वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है और जिसे को वारंटो कहा जाता है लैटिन भाषा में, और कहते हैं इसको तुम्हें क्या हक है। मित्रों इसके साथ साथ अनुच्छेद 32 के साथ साथ बात करते हैं अनुच्छेद 33। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों, आजकल इससे भी पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है कि हमारे देश में सामान्य जो नागरिक हैं, जनरल जो नागरिक है मित्रों, हमारी जो सामान्य जनता है उसको जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसकी तुलना में हमारी सेना से जुड़े जो व्यक्ति हैं, सेना से जुड़े व्यक्ति, पुलिस से जुड़े व्यक्ति
मूल अधिकारों को सुरक्षित करने वाले व्यक्तियों को ये जो मूल अधिकार हैं वो कुछ कम संख्या में मिले, इसके लिए भी संसद कानून बना सकती है। यानी कि उनके मूल अधिकारों में कुछ कटौती की जा सकती है संसद द्वारा। किसके मूल अधिकारों में? सेना, पुलिस और हमारी जो इंफॉर्मेशन यानी कि देश विदेश की इंफॉर्मेशन से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनकी अधिकारों में, मूल अधिकारों में संसद द्वारा कानून बनाकर कटौती की जा सकती है। और ये कौन कहता है? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 मित्रों बात करता है मार्शल लॉ की। अनुच्छेद 34 क्या बात करता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी कि सैनिक कानून। मार्शल लॉ यानी कि सैनिक कानून कि हमारे देश में यदि कभी सैनिक कानून लग जाए तो उस समय जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो कानून बनाया जाएगा उसका अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है अनुच्छेद 34 के अनुसार। मित्रों वैसे कभी हमारे देश में मार्शल लॉ अभी तक लगा नहीं, एक बार भी नहीं लगा। इस मार्शल लॉ की स्थिति में कानून बनाने का जो अधिकार है देश के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने का, वो संसद को दिया गया है अनुच्छेद 34 के तहत। मित्रों अनुच्छेद 35 जो है वो मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 क्या बताता है कि मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अब हम जानेंगे मित्रों मूल अधिकारों के बारे में और अधिक जो तथ्य बाकी हैं उनके बारे में। मित्रों मूल अधिकारों के निलंबन की बात करें तो जब हमारे देश में आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं, वो स्वतः ही निलंबित हो जाती है। मित्रों इसके साथ साथ अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के समय ये घोषणा करता है कि जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक मूल अधिकार जो है वो निलंबित रहेंगे। मित्रों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह तय किया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 में उल्लेखित जो हमारे मौलिक अधिकार है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। आपातकाल के दौरान भी हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते। मित्रों 21 हमारा जो मूल अधिकार है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो ये जो मूल अधिकार है वो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता। मूल अधिकारों में संशोधन की बात करें तो मित्रों 1967 का मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। किस वाद में ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन से वाद में ये मामला दिया गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में ये जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। अब बात करें मित्रों केशवानंद भारतीवाद की। केशवानंद भारतीवाद जो है वो भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे परिवर्तन वाला मामला था। केशवानंद भारती विवाद ने भारतीय संविधान को जो है वो एक नया आयाम दिया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वाद में निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो मौलिक स्वरूप है, मूल ढांचा जो है उसमें संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी तरह मित्रों 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की जो सर्वोच्च स्थिति थी, मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च बताते हुए मौलिक अधिकारों की स्थिति जो थी वो क्लियर की।
इस तरह मित्रों मौलिक अधिकारों के संबंध में ये जो फैक्ट थे इनके बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में हम जानेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और भारत के संविधान के भाग 4 के बारे में। धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।